गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम आप लोगों के लिए लाए हैं आधुनिक काल से लगभग 300 प्रश्न। ये क्लास बहुत लंबी चलने वाली है, इसलिए आप अच्छे से खाना वगैरह खा करके बैठें। और आज की क्लास में आपको आधुनिक काल पूरा पढ़ा दिया जाएगा। तो हम आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चनों की ओर। और क्लास से हम आपको बता देना चाहते हैं कि ये जो हमारी पीडीएफ है ये आपको मिल सकती है, एकदम फ्री मिलेगी। लेकिन सबसे पहले आपको 99 रुपये में इकाई 12 से लेकर के इकाई 20 तक की पीडीएफ खरीदनी होगी। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपने आज के इस महामैराथन वाले एपिसोड में। और यहाँ पर हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि संसद से सड़क तक काव्य संग्रह का रचयिता कौन है। संसद से सड़क तक काव्य संग्रह का रचयिता कौन है, ये आपका पहला प्रश्न है। तो यहाँ पर देखिए, संसद से सड़क तक हमेशा धूल ही धूल मिलेगी, तो यहाँ पर जो है वो हो जाएंगे धूमिल। ए नंबर हमारा क्या हो जाएगा बेटा, सही आंसर हो जाएगा। अगले हम बढ़ेंगे, हरी घास पर क्षण भर किसकी काव्य रचना है। हरी घास पर क्षण भर, तो ध्यान रखना, हरी घास पर क्षण भर ये एक अज्ञानी बाबा थे जो हरी घास पर क्षण भर डेली बिताते थे। तो यहाँ पर हो जाएगा अज्ञे जी, यानी कि बी नंबर यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक पंक्ति आपको मिली है आधुनिक काल से, वो है पै धन विदेश चली जात यह अति ख्वारी। ये जो पंक्ति है ये किसके द्वारा लिखी गई है, तो ध्यान रखना, ये जो पंक्ति है ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा, भारतेंदु हरिश्चंद्र के। पै धन विदेश चली जात यह अति ख्वारी, ये किसके द्वारा लिखी गई है, भारतेंदु हरिश्चंद्र के। अब इसको याद कैसे करेंगे, देखो हरिश्चंद्र हैं, कैसे हैं बेटा, हरिश्चंद्र हैं और भारतेंदु हैं, तो यहाँ पर जो है कौन सा शब्द लगा है, धन लगा है। ठीक है, कौन सा लगा है, धन। ठीक है, राजा जो हरिश्चंद्र थे वो बहुत धनवान थे, कभी उन्होंने किसी को खाली हाथ नहीं जाने दिया। तो यहाँ पर धन से आप बस ध्यान रखना हरिश्चंद्र। अगर ऐसे समझ नहीं आएगा तो आप यहाँ कह सकते हो पै धन विदेश चली जात। कहाँ का धन विदेश जाता है, तो भारत का जो धन है वो विदेश चला जाता है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे चौथे नंबर के क्वेश्चन पर। कौन सी काव्य रचना महादेवी वर्मा की नहीं है, तो यहाँ पर जो देखिए सांध गीत है, बेला है, नीहार है और नीरजा है। इसमें से महादेवी वर्मा की जो रचना नहीं है वो है बेला। कौन सी रचना नहीं है, बेला जो रचना है वो महादेवी वर्मा की नहीं है, इसलिए आपका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम चौथे क्वेश्चन के बाद पहुंचेंगे अपने अगले क्वेश्चन 5वें पर। तो सीढ़ियों पर धूप में, तो सीढ़ियों पर धूप में कौन बैठा रहा, इसकी सहायता किसी ने नहीं की, तो वो है रघुवीर सहाय। कौन है, रघुवीर सहाय। ठीक है, अब जो रघुवीर सहाय हैं इनको हम आपको बता दें, पहले ही इनकी ट्रिक हम बता देते हैं कि हर जगह आपको क्या सोच के रखना है। तो रघुवीर सहाय में हमेशा आपको सोच करके रखना है कि ये बहुत पहले सबकी सहायता करते थे। इसकी सबकी सहायता करते थे, लेकिन अब इनकी सहायता कोई नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, सीढ़ियों पर धूप में बैठे रहे लेकिन इनकी सहायता किसी ने नहीं की। तो 5वें का जो है वो आपका डी हो जाएगा। ठीक है, अगला है, कौन सी रचना सुमित्रा नंदन पंत की नहीं है। कौन सी रचना सुमित्रा नंदन पंत की नहीं है, तो देखिए सुमित्रा नंदन जो पंत हैं वो युगांत हैं, पल्लव हैं और गुंजन हैं। युगांत, पल्लव और गुंजन ये सूर्यकांत त्रिपाठी सुमित्रा नंदन पंत की रचना है, लेकिन जो प्रेम पथिक है वो सुमित्रा नंदन पंत की रचना नहीं है। क्लियर, चलिए आगे बढ़ेंगे। हुंकार किसका काव्य संग्रह है, हुंकार किसका काव्य संग्रह है,
तो देखिए रामधारी सिंह दिनकर का हुंकार किसका है, हुंकार कौन भरता है, तो ध्यान रखना हमेशा सिंह भरता है। कौन सा, सिंह हमेशा दिन में क्या करता है, हुंकार भरता है। ठीक है, तो यहाँ 7 का क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा काव्य ग्रंथ मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित नहीं है, तो यहाँ पर जो 8वें का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राष्ट्र भारती। देखिए वैदेही वनवास मैथिली शरण का है, साकेत भी मैथिली शरण का है और यशोधरा भी मैथिली शरण का है, लेकिन राष्ट्र भारती मैथिली शरण का ग्रंथ नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। तीसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं तीसरे सप्तक की। तो तीसरा सप्तक जो है वो 1959 में प्रकाशित हुआ था। तीसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ था, तो 1959 में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, तो 9वें का बी नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन है, देखिए क्लास लंबी चलेगी। ठीक है, बीती विभावरी जागरी किसकी कविता है, बीती विभावरी जागरी किसकी कविता है, तो ये पंत की है, निराला की है, महादेवी वर्मा की है या जयशंकर प्रसाद की है। तो ध्यान रखना बीती विभावरी जागरी ये जो रचना है, ये जो कविता है, ये किसकी है, तो ये कविता है जयशंकर प्रसाद निराला की, सॉरी जयशंकर प्रसाद की। किसकी है, जयशंकर प्रसाद की ये रचना है, यानी डी नंबर आपका एकदम सही आंसर हो जाएगा। बीती विभावरी जागरी किसकी कविता है, तो ये जयशंकर प्रसाद की है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला है हमारा एकांतवासी योगी किसकी रचना है। एकांतवासी, तो देखिए अब यहाँ पर एकांत शब्द आया है, तो हमें भाई पढ़ना है, हमें क्या करना है, पढ़ना है। तो पढ़ने के लिए हमें क्या चाहिए, एकांत चाहिए। तो श्रीधर पाठक क्या हो जाएंगे इसके, श्रीधर पाठक हो जाएंगे। तो 11 का यहाँ डी हो जाएगा। अगला है तार सप्तक के संपादक कौन थे, तो ध्यान रखना बेटा तार सप्तक के जो संपादक थे वो थे सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। फोर्ट विलियम कॉलेज के प्राध्यापक नहीं थे, आपको 4 यहाँ पर नाम दिए गए हैं और इसमें से बताना है कि फोर्ट विलियम कॉलेज के प्राध्यापक नहीं थे, तो वो शिव प्रसाद नहीं थे। कौन नहीं थे, शिव प्रसाद नहीं थे। तो यहाँ जो सही आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ेंगे और अगला है बेकन के निबंधों का हिंदी अनुवाद बेकन विचार रत्नावली नाम से किसने किया। बेकन के निबंधों का हिंदी अनुवाद बेकन विचार रत्नावली नाम से किसने किया। ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं, इसलिए हम इनको इग्नोर नहीं करेंगे। तो ध्यान रखना ये किया था महावरी प्रसाद द्विवेदी ने। बेकन के निबंधों का हिंदी अनुवाद बेकन विचार रत्नावली नाम से किसने किया, तो महावरी प्रसाद द्विवेदी ने किया। ठीक है, चलिए अगला है भाषा की पूर्ण शक्ति का विकास निबंधों में ही सबसे अधिक संभव होता है। भाषा की पूर्ण शक्ति का विकास निबंधों में ही सबसे अधिक संभव होता है, तो यह कथन किसका है, तो यह जो कथन है वो है रामचंद्र शुक्ल का। देखिए अधिकतर जो कथन आपको मिलेंगे वो हजारी प्रसाद द्विवेदी और रामचंद्र शुक्ल के मिलेंगे। ठीक है, तो ये जो कथन है ये किसका है, रामचंद्र शुक्ल का है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला है नेताजी कहन के रचनाकार हैं। नेताजी कहन के रचनाकार कौन हैं, तो नेताजी कहन के रचनाकार जो हैं वो हैं मनोहर श्याम जोशी। कौन है भैया, मनोहर श्याम जोशी। नेताजी कहन के रचनाकार कौन हैं, मनोहर श्याम जोशी। आगे बढ़ेंगे। हिंदी की पहली कहानी लेखिका है, हिंदी की पहली कहानी लेखिका हैं, आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और वो है बेटा बंग महिला। कौन है, बंग महिला पहली हिंदी कहानी की लेखिका हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आधुनिक खोजों के अनुसार पहली मौलिक कहानी है। आधुनिक खोजों के अनुसार पहली मौलिक कहानी आपको बताना है, तो वो है रानी केतकी की कहानी। कौन सी कहानी है, रानी केतकी की कहानी है। ठीक है,
चलिए आगे हम बढ़ेंगे और अगला है टेम्पेस्ट का छायानुवाद किस कहानी को माना जाता है। टेम्पेस्ट का छायानुवाद किस कहानी को माना जाता है। हाई लेवल के क्वेश्चन हैं, डरना नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन जो आने वाले हैं वो इसी प्रकार के क्वेश्चन आने वाले हैं। तो 19 का यहाँ पर हो जाएगा आपका इंदुमती। कौन सा हो जाएगा? इंदुमती। अगर आपने इंदुमती कहानी नहीं देखी है तो हमारे प्लेलिस्ट में जाइए और इंदुमती कहानी को पढ़िए। ठीक है, तो 19 का यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए। टेम्पेस्ट का छायानुवाद किस कहानी को माना जाता है? तो वो है इंदुमती। ठीक है, अगला है प्रेमचंद्र की कहानियों की संख्या लगभग कितनी है। प्रेमचंद्र की कहानियों की संख्या लगभग कितनी है? तो लगभग में हमसे पूछा जाए तो हमें बेटा 300 आंसर देना है। 300 आंसर देना है, आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आत्माराम कहानी के लेखक कौन हैं? आत्माराम कहानी के लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद्र, उग्र, प्रसाद या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ हो जाएंगे हमारे आत्माराम कहानी के, तो जहाँ आत्मा है वहाँ प्रेम है ना, तो यहाँ पर हो जाएंगे मुंशी प्रेमचंद। कौन हो जाएंगे? मुंशी प्रेमचंद। आत्माराम कहानी के लेखक कौन हैं? तो यहाँ हो जाएंगे प्रेमचंद। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पर हम पहुँचते हैं। 21 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। इसके बाद हम पहुँचेंगे 22 नंबर के क्वेश्चन पर और देखेंगे कि प्रसाद की गुंडा, ठीक है, जयशंकर प्रसाद की एक कहानी है गुंडा। तो कहानी में इतिहास के किस युग का चित्रण किया गया है? यानी जो गुंडा कहानी है उसमें किस युग का चित्रण किया गया है? तो यहाँ पर ध्यान रखना, गुंडा जो कहानी है उसमें मुगल शासकों का युग का चित्रण किया गया है। ठीक है, तो 22 का आंसर जो है वो हो जाएगा आपका बी नंबर। चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला है पूंजीपतियों को शोषक वृत्ति को उजागर करने वाले लेखक हैं। पूंजीपतियों को शोषक वृत्ति को उजागर करने वाले लेखक कौन है? तो वो हैं बेटा, देखो उजागर, उजागर से यहाँ पर ध्यान रखना उग्र। ठीक है, तो पांडेय बेचन शर्मा उग्र हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर आपको एक सूची दी जा रही है और सूची के बाद कुछ यहाँ पर आपके पास विकल्प हैं, तो आपको मिलान करना है। तो मछली घर किसकी रचना है? अपनी शताब्दी के नाम ये किसकी है? और शब्दों की शताब्दी ये किसकी रचना है? और साये में धूप ये किसकी रचना है? ये जो क्वेश्चन होते हैं ये बहुत ही आनंददायक और सरल होते हैं, क्योंकि एक यदि हमसे इसमें रचना बन गई है तो समझ लेना कि वो पूरा का पूरा हमसे बन जाएगा। ठीक है, चलिए तो हम इसका आप लोगों को आंसर बता देते हैं। इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा ए का चौथा। कौन सा हो जाएगा? ए का चौथा। अब हम देख लेंगे कि भाई मछली घर जो है वो किसकी है? विजय देव नारायण शाही की। ठीक है, मछली घर देखो शाही मछली, हम हमेशा क्या देखते हैं, बाजार जाते हैं तो देखते हैं कि शाही मछली कौन सी रखी हुई है, मतलब खराब नहीं हो, एकदम शाही मछली हो। ठीक है, तो अब यहाँ पर ए का क्या हो जाएगा? चौथा हो जाएगा। बी का बेटा हो जाएगा तीसरा। बी का अपनी शताब्दी के नाम, अपनी शताब्दी के नाम दूधनाथ सिंह। अपनी शताब्दी के नाम कैसे हुआ करते थे? किसी का दूधनाथ सिंह, किसी का लटोरे, तो किसी का कुछ। ठीक है, इसके बाद है शब्दों की शताब्दी। तो शब्दों की शताब्दी जो है वो है श्री राम वर्मा की। किसकी? श्री राम वर्मा की। और साये में धूप जिसको लग रही है वो है दुष्यंत कुमार। कौन है? दुष्यंत कुमार। तो सही आंसर जो है वो सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला है प्रतिबद्ध कविता के जनक कौन है? प्रतिबद्ध कविता के जनक आपको बताना है। 25वां आपके सामने है। तो प्रतिबद्ध कविता है, बंधी हुई कविता है, तो इसके जो हैं वो हैं परमानंद श्रीवास्तव। कौन है? परमानंद श्रीवास्तव। यानी 25 का यहाँ आंसर जो है वो हो जाएगा आपका डी। प्रतिबद्ध कविता के जनक परमानंद श्रीवास्तव जी हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न है छायावादी प्रवृत्ति की रचना सबसे पहले दिखलाई पड़ी मुकुटधर पांडे द्वारा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत या श्रीधर पाठक। तो यहाँ 26 की बात हो रही है। तो छायावादी प्रवृत्ति की रचना सबसे पहले कहाँ दिखलाई पड़ी? तो ध्यान रखना सबसे पहले वही लिखेगा जिसके पास क्या होगा? मुकुट होगा। ठीक है,
आगे बढ़ेंगे, 26 का ए आपका सही हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। श्यामा स्वप्न, ठाकुर जगमोहन, ये बिल्कुल आपका सही है। ठीक है, श्यामा स्वप्न, ठाकुर जगमोहन, ये बिल्कुल आपका सही है। आश्चर्य वृत्तांत, तो वृत्तांत में हमने आज के ही वीडियो में बताया था कि यहाँ पर क्या होना चाहिए, व्यास होना चाहिए। तो जहाँ व्रत है वहाँ बेटा व्यास है। ठीक है, अगला है 100 अजान एवं 1 सुजान, 100 अजान 1 सुजान, ये बालकृष्ण की है, लेकिन यहाँ पर लिखा क्या है बेटा, देवदत्त। ठीक है, विधवा विपत्ति, तो ये है राधाचरण गोस्वामी की, राधाचरण गोस्वामी की विधवा विपत्ति मतलब राधाचरण गोस्वामी की। ठीक है, तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो है सी, 100 अजान 1 सुजान। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। उर्दू उपन्यास चौगाने हस्ती प्रेमचंद का हिंदी रूपांतरण है, किसका, गबन का, गोदान का, मंगलसूत्र का, या फिर रंगभूमि का। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा उर्दू उपन्यास चौगाने हस्ती, तो चौगाने हस्ती जो है वो किसका है, रंगभूमि का। किसका है बेटा, तो रंगभूमि का है। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। इनमें से कौन तार सप्तक में शामिल नहीं है, तार सप्तक में कौन शामिल नहीं है। तो यहाँ पर आपको डायरेक्ट हम आंसर बता देते हैं कि यहाँ पर जो है वो शमशेर जो है वो तार सप्तक में शामिल नहीं है। ठीक है, तो 29 का क्या हो जाएगा, बी हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए 29 के बाद हम 30 नंबर पर बढ़ते हैं और अगला हमारा जो प्रश्न है वो है कामायनी के आनंदवाद का दार्शनिक आधार है। कामायनी के आनंदवाद का दार्शनिक आधार है तो वो है बेटा शैवागम। ठीक है, दार्शनिक आधार पूछा गया है तो इसका ध्यान रखना, शैवागम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नई कविता पत्रिका का प्रकाशन वर्ष क्या है। तो नई कविता पत्रिका का जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1952। क्या है, 1952। अगला जो क्वेश्चन है वो है अकाल में सारस, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अकाल में सारक। ठीक है, तो यहाँ पर जो है अब अकाल में सारक कहाँ होगा, तो देखिए एक दिन हम आपको पढ़ा रहे थे। ठीक है, तो अकाल में भाई अकाल कहाँ पड़ गया था, अकाल पड़ गया था केदारनाथ में। अकाल कहाँ पड़ गया था, केदारनाथ में। ठीक है, अकाल कहाँ पड़ गया, केदारनाथ में। तो यहाँ पर 32 का क्या हो जाएगा, सी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है नकेनवाद नामक साहित्य आंदोलन के अग्रणी हैं। नकेनवाद नामक साहित्यिक आंदोलन के अग्रणी हैं, तो इसका मैं आपको आंसर बता देता हूँ। यहाँ पर है नलिन बिलोचन शर्मा, केसरी कुमार और नरेश मेहता। नलिन बिलोचन शर्मा, केसरी कुमार और नरेश मेहता जो हैं वो नकेनवाद नामक साहित्य आंदोलन के अग्रणी हैं। ठीक है, चलिए अब वैसे भी यहाँ पर देखिए नकेन इसीलिए नाम रखा गया है बेटा, नकेन है ना, नकेन इसीलिए नाम रखा गया है कि यहाँ पर नलिन, केसरी और नरेश। ठीक है, तो ये नकेनवाद हो गया, ना के न। ठीक है, अब इनको नाम थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा क्योंकि इस तरीके से ना आपको भ्रमित कर दिया जाए। तो यहाँ पर भी देखो ना होना चाहिए। ठीक है, ना यहाँ है तो ना यहाँ पर भी है, यहाँ पर बड़ा ना है, इसमें क्या है, नी है, तो ऐसे नहीं चलेगा काम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। राघव चेतन का संबंध है, राघव चेतन का संबंध है राम कथा से, कृष्ण से, संत काव्य से या पद्मावत से। तो यहाँ पर ध्यान रखना राघव चेतन का जो संबंध है वो है पद्मावत से। ठीक है, राघव चेतन पद्मावत। चलिए आगे बढ़ेंगे। प्रगतिशील लेखक संघ किस स्तर की संस्था है। प्रगतिशील लेखक संघ किस स्तर की संस्था है, राष्ट्रीय की, अंतर्राष्ट्रीय, राज्य स्तरीय या हिंदी भाषी प्रांतीय। तो यहाँ 35 का जो हो जाएगा, तो प्रगतिशील लेखक आपको यहाँ पर लगा देना है हिंदी भाषी प्रांतीय। ठीक है, ये तो आप लॉजिक से भी लगा सकते थे। अगला है हिंदी काव्य में मानसलवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। हिंदी काव्य में मानसलवाद के जो प्रवर्तक हैं वो माने जाते हैं। तो मानसलवाद से यहाँ पर ध्यान रखना अंचल, क्या ध्यान रखना है, रामेश्वर शुक्ल अंचल। ठीक है, हिंदी काव्य में मानसलवाद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं, तो रामेश्वर शुक्ल अंचल माने जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला है त्रिलोचन का वास्तविक नाम क्या है। त्रिलोचन का वास्तविक नाम क्या है, तो त्रिलोचन का वास्तविक नाम है बेटा वासुदेव सिंह। क्या नाम है,
वासुदेव सिंह नाम है किसका, त्रिलोचन का वास्तविक नाम। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। कविता की तीसरी आंख के रचनाकार, इंपॉर्टेंट है, अति इंपॉर्टेंट है 38 का, तो यहाँ पर ध्यान रखना। यहाँ पर कविता की तीसरी आंख तो प्रभाकर क्षत्रिय हैं ये। अब देखिए प्रभाकर से हमने इसको बहुत पहले भी आपको पढ़ा दिया था, कविता की तीसरी आंख। तो मैंने कहा था कि जब देखिए जब शंकर भगवान की तीसरी आंख खुलती थी तो वहाँ पर क्या हो जाता था कि एकदम सब कुछ लाल पीला, आप लोगों ने देखा होगा उसमें टेलीविज़न वगैरह पे। तो बस यहाँ पर आपको ध्यान रखना, एकदम दिन की तरह कैसा हो जाता था, लाल पीला, है ना। कविता की तीसरी आंख खुलेगी तो दिन की तरह क्या हो जाएगा, लाल पीला। तो 38 का यहाँ हो जाएगा सी। अगला है, इनमें से कौन सी नागार्जुन द्वारा रचित नहीं है। तो इनमें से आपको रचना बतानी है जो नागार्जुन द्वारा रचित नहीं है। तो यहाँ पर है बेटा कला और बूढ़ा चांद। पाषाणी, वंदना और रविंद्र के प्रति ये जो हैं ये रचनाएं किसकी हैं, नागार्जुन की हैं, लेकिन कला और बूढ़ा चांद ये नागार्जुन की नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला है, अच्छा अगर नहीं है तो ये किसकी होगी, कला और बूढ़ा चांद, आप लोग कमेंट में बताएंगे। अगला है, कबीर के उपरांत हर विध्वंसकारी और जन विरोध शक्ति को सर्वाधिक खुली चुनौती देने वाले साहित्यकार कौन हैं। कबीर के उपरांत हर विध्वंसकारी और जन विरोध शक्ति को सर्वाधिक खुली चुनौती देने वाले साहित्यकार कौन हैं। तो ये हैं कौन, दिनकर। खुली चुनौती कौन दे सकता है, तो दिनकर दे सकते हैं। ठीक है, विध्वंसकारी, अब विध्वंसकारी भैया अगर समझ लीजिए कि सूर्य अगर थोड़ा सा नीचे पृथ्वी की ओर बढ़ गया ना तो समझ लेना कि हो जाएगा, या पृथ्वी मान लीजिए सूर्य की ओर बढ़ गई तो विध्वंसकारी हो जाएगा। ठीक है, क्या, दिनकर। अगला है, छायावाद शब्द प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। तो छायावाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था बेटा, तो देखिए जब पहले की बात आ जाए तो मुकुटधर पांडे। ठीक है, जिसके सिर पे मुकुट होगा वो आगे होगा। ठीक है, तो छायावाद शब्द प्रयोग सबसे पहले किसने किया, तो ये किया था मुकुटधर पांडे ने। ठीक है, चलिए अब हम पहुंचते हैं 42वें नंबर के क्वेश्चन पर, और 42वां नंबर है कि कलाधर कवि का आरंभिक उपनाम क्या है। तो कलाधर कवि, पहली बात तो किसको कहा जाता है, तो ध्यान रखना कलाधर जो कवि हैं वो कहा जाता है जयशंकर प्रसाद को। किसको कहा जाता है, जयशंकर प्रसाद को। ठीक है, और इसी से आप लोगों को थोड़ी सी याद आना चाहिए जो अभी हमने एक रचना कमेंट करने के लिए बोली है। ठीक है, कला और बूढ़ा चांद। अगला है, अरविंद दर्शन से बहुत ही प्रभावित थे। अरविंद दर्शन से बहुत ही प्रभावित थे, तो कौन ऐसे हैं जो अरविंद दर्शन से बहुत प्रभावित थे, तो यहाँ पर हो जाएंगे सुमित्रानंदन पंत। कौन है, सुमित्रानंदन पंत जो हैं वो अरविंद दर्शन से बहुत ही प्रभावित थे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। तेरा वैभव देखूं या जीवन का क्रंदन देखूं। तेरा वैभव देखूं या जीवन का क्रंदन देखूं, ये जो रचना है ये किसकी है, तो ध्यान रखना ये है महादेवी वर्मा की। किसकी है, महादेवी वर्मा की। तेरा वैभव देखूं या जीवन का क्रंदन देखूं। ठीक है, तो ये किसकी है, महादेवी वर्मा की है। अगला है, इसको आप याद कर सकते हो। ठीक है, अपने घर में जो देवियाँ होती हैं उनसे आप इसको रिलेट कर सकते हो। वो हमेशा कहती हैं कि तेरा वैभव देखूं या जीवन का क्रंदन देखूं। उनका जी जो है वो रोता रहता है कि सुबह से लेकर शाम तक बस खाना बनाते में दिन निकल जाता है। अगला है, द्विवेदी युग का वह साहित्यकार जिन्हें कविता कामनी कांत, भारतेंदु, साहित्य सुधाकर उपाधियों से विभूषित किया गया था। ठीक है, भारतेंदु, प्रज्ञेंदु, साहित्य सुधाकर उपाधियों से विभूषित किया गया था। तो ये जो उपाधियां हैं ये किसकी हैं, आपको ये बताना है। तो ध्यान रखना ये हैं नाथूराम शर्मा शंकर की, या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र की, या रामधारी सिंह दिनकर की, या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। तो ध्यान रखना हमसे कहा गया है कविता कामनी कांत, भारतेंदु प्रज्ञेंदु, साहित्य सुधाकर, तो ये हैं नाथूराम शर्मा, यानी ए नंबर हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है, गोल्ड स्मिथ की कृति ट्रेवलर का अनुवाद किसने किया। गोल्ड स्मिथ की कृति ट्रेवलर का अनुवाद किसने किया, तो यहाँ पर जो है वो हैं श्रीधर पाठक ने। किसने किया, श्रीधर पाठक ने। भाई जो पढ़ेगा वो अनुवाद करेगा। ठीक है, अगला प्रश्न है
47 कि त्रिशूल उपनाम किसका है। त्रिशूल उपनाम किसका है, तो जो त्रिशूल उपनाम है वो है गया प्रसाद शुक्ल स्नेही का। किसका है, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही का जो है वो त्रिशूल उपनाम है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला है ब्रज कोकिल के नाम से प्रसिद्ध कवि कौन है। ब्रज कोकिल किसे कहा जाता है, तो ब्रज कोकिल जो है वो कहा जाता है सत्यनारायण कवि रत्न को। जो सत्य बोलेगा वो कोकिल के समान होगा, जो सत्य बोलेगा वो कोकिल के समान होगा। तो 48 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला है द्विवेदी युग का एक और नाम है। तो भैया द्विवेदी युग का एक और नाम आपको बताना है, तो यहाँ पर वो है कौन सा, जागरण सुधार काल। द्विवेदी युग का एक और नाम क्या है, जागरण सुधार काल। ठीक है, इसके बाद है 50वां क्वेश्चन, राजा लक्ष्मण सिंह द्वारा संपादित पत्र कौन सा है। तो राजा लक्ष्मण सिंह द्वारा बेटा संपादित जो पत्र है वो है प्रजा हितैषी। कौन सा होगा, अरे भाई लक्ष्मण जी कौन सा पत्र चलाएंगे, है ना, राम के जो छोटे भैया हैं वो कौन सा पत्र चलाएंगे, तो वो चलाएंगे प्रजा हितैषी। ठीक है, अगला है लल्लू जी लाल का सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ है। ठीक है, या फिर लल्लू लाल जी ऐसा कर लेना, लल्लू लाल जी का सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है, तो वो है आपका प्रेम सागर। लल्लू लाल जी का क्या होगा, प्रेम सागर ही हो सकता है ना, प्रसिद्ध नाटक। तो यहाँ बी नंबर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं। ठीक है, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है। देखिए, भारतेंदु युग के आते आते हिंदी में अनेक पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन आरंभ हो गया था। भारतेंदु युग में सभी लेखक पत्रकार थे। उपर्युक्त वक्तव्यों के आधार पर नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। ए सही है और आर गलत है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। ए गलत है और आर सही है, कॉमा दोनों एक दूसरे के पूरक नहीं हैं। अगला है सी, ए गलत और आर सही है, दोनों एक दूसरे के पूरक नहीं हैं। और डी नंबर है ए और आर दोनों सही हैं तथा ए की सही व्याख्या आर करता है। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी नंबर, ए गलत और आर सही है। ए गलत है और आर सही है कि भाई भारतेंदु युग के आते आते हिंदी में अनेक पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन हो गया था, ऐसा नहीं है। ठीक है, भारतेंदु युग में सभी लेखक जो थे वो कैसे थे, पत्रकार थे। ये वाला हमारा क्या है, सही है। ठीक है, चलिए 52 के बाद अब हम लोग बढ़ेंगे कहाँ पर, 53वें नंबर के क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो जो 53 नंबर का क्वेश्चन है वो है हिंदी को आर्य भाषा का दर्जा देने वाले, हिंदी को आर्य भाषा का दर्जा देने वाले हैं कौन हैं, दयानंद सरस्वती, भारतेंदु हरिश्चंद्र, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद या पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो यहाँ पर जो हैं वो हैं दयानंद सरस्वती। हिंदी को आर्य भाषा का दर्जा देने वाले कवि कौन हैं, तो दयानंद सरस्वती जी हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है 54, द्विवेदी युगीन साहित्य में किस प्रवृत्ति की प्रमुखता नहीं है। द्विवेदी युगीन साहित्य में किस प्रवृत्ति की प्रमुखता नहीं है। प्रवृत्तियों से भी क्वेश्चन बन सकते हैं, ध्यान रखना। तो यहाँ पर हो जाएगा इतिवृत्तात्मकता, यानी डी नंबर आपका क्या हो जाएगा बेटा, सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है मैं सुकुमारी नाथ वन जोगू, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। अच्छा, अलंकार यहाँ पर थोड़ा सा आ गया है, तो यहाँ पर आप मैं सुकुमारी नाथ वन जोगू, तो यहाँ पर बेटा है काकू वक्रोक्ति, क्योंकि यहाँ पर वक्ता और श्रोता हैं। कौन है, वक्ता और श्रोता हैं, और साथ में यहाँ पर सीता जो माता हैं वो कह रही हैं कि मैं सुकुमारी नहीं हूँ, नाथ वनजोगू मतलब मुझे सुकुमारी कह रहे हो आप, और नाथ आप वन को जाओगे। अगर आपको अलंकार नहीं आते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियो देख लें, मैंने सारे अलंकार एक ही वीडियो में पढ़ाए हुए हैं, और बेस्ट ट्रिक से यूट्यूब पर आपको ऐसी ट्रिक नहीं मिलेगी जैसे मैंने वहाँ पर अलंकार पढ़ाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ डी नंबर सही हो जाएगा। निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल, इस कथन को किसने कहा है। निज भाषा उन्नति है, निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल। तो ध्यान रखना, ये जो कथन है वो है बेटा भारतेंदु
हरिश्चंद्र का। किसका है? भारतेंदु हरिश्चंद्र का ये कथन है। ठीक है, आगे है, संविधान के किस अनुच्छेद के उपबंधों के अधीन रहते हुए संसद के कार्य में हिंदी में या अंग्रेजी में किया जाएगा? ठीक है, जो कार्य है वो हिंदी में या अंग्रेजी में किया जाएगा, ऐसा किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो ध्यान रखना, ये दिया गया है अनुच्छेद 348 में। किस में दिया गया है? अनुच्छेद 348 में दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। इनमें से किन्हें राष्ट्रकवि कहते हैं? तो ए तो आप जानते होंगे, तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्रकवि कहते हैं। ठीक है, अगला है, एक भारतीय आत्मा कहकर किन्हें पुकारा जाता है? तो एक भारतीय आत्मा जो है वो कहा जाता है माखनलाल चतुर्वेदी को। किसको? माखनलाल चतुर्वेदी को। ठीक है, चलिए अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, कौन प्रकृति का कवि कहलाता है? प्रकृति का कवि आपसे पूछा जा रहा है, तो प्रकृति का जो कवि है वो कहलाते हैं सुमित्रानंदन पंत। तो देखिए आपने पढ़ लिया है कौन कौन सा। एक आपने पढ़ा है बेटा यहाँ पर कि राष्ट्रकवि तो मैथिली शरण गुप्त, इसके बाद एक भारतीय आत्मा तो माखनलाल चतुर्वेदी, और इसके बाद प्रकृति का कवि तो सुमित्रानंदन पंत को कहा जाता है। याद रखना एकदम, है ना। इसके बाद है, भारत में प्रयोगवाद के उदय का मूल कारण है। भारत में प्रयोगवाद के उदय का मूल कारण क्या है? तो प्रयोगवाद का जो मूल कारण है वो है बढ़ता हुआ पूंजीवाद। कौन सा? बढ़ता हुआ पूंजीवाद जो है भारत में प्रयोगवाद के उदय का मूल कारण है। ठीक है, इसके बाद अगला है, इनमें से कौन सा कवि तीसरा सप्तक में शामिल नहीं है? तो 62 का जो है वो हो जाएगा सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। ठीक है, तो ये तीसरे सप्तक में शामिल नहीं है। अगला है, विश्व इतिहास की झलक यह किसकी रचना है? विश्व इतिहास की झलक यह किसकी रचना है? 63 की हम बात कर रहे हैं। तो विश्व इतिहास की झलक ये जो रचना है ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की है। आपके लिए बेहद इम्पोर्टेंट है, विश्व इतिहास की झलक ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की रचना है। ठीक है, अगला है, प्रेमचंद्र ने सन 1930 में किस पत्रिका का आरंभ किया था? ठीक है, प्रेमचंद्र की बात हो रही है, तो प्रेमचंद्र ने किसका किया था? तो प्रेमचंद्र ने हंस पत्रिका का आरंभ किया था 1930 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। 64 के बाद हम लोग पहुंचेंगे 65 नंबर के क्वेश्चन पर। महाप्राण विशेषण किस कवि को प्रदान किया गया है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यानी महाप्राण किस कवि को कहा जाता है? तो वो कहा जाता है बेटा निराला जी को। किसको? निराला जी को महाप्राण की उपाधि भी दी गई है। अगला है, इनमें से एक धूमिल की रचना नहीं है। तो देखिए धूमिल, कल सुनना मुझे, ये धूल में मिल गए, धूल से क्या हो गए, ये गंदे हो गए थे, तो कल सुनना मुझे ऐसा कहकर ये चले गए। तो यहाँ पर कल सुनना मुझे ये धूमिल की है। इसके बाद हो जाएगा सुदामा पांडे का प्रजातंत्र। सुदामा पांडे का प्रजातंत्र, तो ध्यान देना बेटा, देखो प्रजातंत्र है तो धूल उल तो होगी, तो सुदामा पांडे का प्रजातंत्र भी किसकी है? धूमिल की है। और संसद से सड़क तक, इसको हम पढ़ चुके हैं कि धूल ही धूल है संसद से सड़क तक। ठीक है, तो अगला हमारा बचा क्या है? भूरी भूरी खाक धूल। तो ये जो रचना है ये धूमिल की नहीं है। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ेंगे। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के बचपन का नाम क्या था? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के बचपन का नाम क्या था? तो वो था इनका बैद्यनाथ दुबे। क्या था? बैद्यनाथ दुबे। ठीक है, तो 67 का यहाँ बी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ेंगे। गा कोकिल वर्षा पावक कण, यह पंक्ति किसकी है? 68 नंबर पढ़ रहे हैं बेटा। तो गा कोकिल, तो जैसे ही कोकिल आ जाए वैसे ही आपको सुमित्रानंदन पंत लगा देना है, क्योंकि सुमित्रानंदन से हम एक कोकिल वाला प्रश्न जो है वो पढ़ चुके हैं। ठीक है, चलिए याद करते चलिए। इनमें से एक रामधारी सिंह दिनकर की रचना नहीं है।
तो रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी नहीं है बेटा? तो यहाँ पर भी आपको ध्यान रखना है कि जो रामधारी सिंह दिनकर की नहीं है वो नहीं है करुणालय। बाकी कुरुक्षेत्र, परशुराम की प्रतीक्षा और सामधेनी, ये तीनों जो रचनाएं हैं ये दिनकर जी की हैं, लेकिन करुणालय जो है वो दिनकर जी की नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। हिंदी गद्य के जनक हैं, तो हिंदी गद्य के जनक कौन हैं? तो हिंदी गद्य के जनक भाई भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है, ये सबको मालूम होगा। ठीक है, अगला है नारी जागरण पर लिखी महादेवी वर्मा की किताब है। नारी जागरण पर लिखी महादेवी वर्मा की किताब कौन सी है? तो वो ध्यान रखना, वो है श्रृंखला की कड़ियाँ। कौन सी है? श्रृंखला की कड़ियाँ, बी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है 72 उदयभान चरित किस रचना का दूसरा नाम है? तो ये भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। उदयभान चरित जो है वो सुख सागर रचना का दूसरा नाम है। किसका? सुख सागर रचना का दूसरा नाम है कौन सा? उदयभान चरित। ठीक है, इसके बाद है नासिकेतोपाख्यान के रचयिता का नाम बताइए। तो नासिकेतोपाख्यान के जो रचयिता हैं वो हैं सदल मिश्र। कौन है? सदल मिश्र। ठीक है, चलिए भाई नाश्ता किसको करना? नासिकेतो, नाश्ता किसको कराना है? जो दल में हो, जो दल में है उन्हें नाश्ता आपको कराना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। इनमें से मुंशी सदासुखलाल नियाज की रचना कौन सी है? इनमें से मुंशी सदासुखलाल नियाज की रचना कौन सी है? तो यहाँ पर जो है वो है सुख सागर। ठीक है, सदासुखलाल की कौन है? तो सुख सागर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। इनमें से फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में कौन काम नहीं करता था? तो यहाँ पर देखिए 75 का जो है वो हो जाएगा आपका इंसा अल्लाह खां, जो हैं वो फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में काम नहीं करते थे, जबकि जॉन किलक्राइस्ट, लल्लू लाल और सदल मिश्र ये विलियम फोर्ट कॉलेज में कलकत्ता में क्या करते थे? काम करते थे। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ेंगे। अब 75 नंबर पर आ गए हैं, तो थोड़ी सी आपको सूचना दे देते हैं कि इकाई 12 से 20 तक विथ MCQs आपको PDF दी जा रही है मात्र 99 रुपये में। आप हमसे संपर्क बना सकते हैं, ये हमारा मोबाइल नंबर है। इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं। बस आपको जो कॉल करना है वो 24 घंटे करते रहें। बस 24 घंटे में से केवल 4.5 घंटे हमें दे दें, तब आपको कॉल नहीं करना है। 12 बजे से 4:30 बजे तक आपको कॉल नहीं करना है। और ये जो है वो दिन का समय हम आपको बता रहे हैं कि 12 बजे से दिन 12 बजे से दोपहर 12 बजे से शाम को 4:30 बजे तक आपको इस नंबर पर कॉल नहीं करना है। बाकी आप मैसेज वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए इनमें से कौन सी रचना लल्लू लाल की नहीं है? तो 76 की बात हम कर रहे हैं। तो इनमें से जो रचना है देखिए सिंहासनबत्ती सी ये लल्लू लाल की है, बेताल पचीसी ये भी लल्लू लाल की है, शकुंतला नाटक ये भी लल्लू लाल का है, लेकिन मंडोवर ये लल्लू लाल की रचना नहीं है। कौन सी? मंडोवर ये लल्लू लाल की रचना नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लल्लू लाल जी कहाँ के निवासी थे? तो लल्लू लाल जी जो हैं वो आगरा के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे? आगरा के निवासी थे। ये आपको याद करना पड़ेगा, है ना। इसमें आपकी बहुत ही कम ट्रिकें लगेंगी, ध्यान रखना। आप ट्रिकों के पीछे भागते हो तो ट्रिकों वाला कंटेंट पढ़ते रहते हो, इम्पोर्टेंट कंटेंट छोड़ देते हो। ठीक है, इसके बाद है 78 लालचंद्र का किससे संबंधित है? लालचंद्र का किससे संबंधित है? तो ध्यान रखना लालचंद्र का जो है वो बिहारी सतसई की टीका से। ठीक है, लालचंद्र का चंद्रमा वाला टीका लगाना है यहाँ पर। ठीक है, तो 78 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है 79 लाल चंद्रिका के रचयिता कौन हैं? तो लाल चंद्रिका के जो रचयिता हैं वो हैं लल्लू लाल। लालचंद्र के रचयिता कौन हैं? लल्लू लाल जी हैं। दोनों में अंतर समझना बेटा। लालचंद्र का किससे संबंधित है?
तो बिहारी सतसई की टीका से संबंधित है और लल्लू लाल जो हैं वो इसके रचनाकार हैं। ठीक है, चलिए अगला है मुंशी सदा सुखलाल नियाज कहाँ के निवासी थे? तो ये जो थे ये थे बेटा दिल्ली के। कौन? मुंशी सदा सुखलाल नियाज। तो ये कहाँ के निवासी थे? दिल्ली के निवासी थे। ठीक है, अगला है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी गद्य के प्रवर्तकों में इनमें से किसे स्थान दिया है? तो यहाँ जो आपका सही आंसर होगा वो होगा सदा सुखलाल नियाज को। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी गद्य के प्रवर्तकों में इनमें से किसे स्थान दिया है? तो वो दिया है सदा सुखलाल नियाज को। ठीक है, अगला है हिंदी गद्य का सूत्रपात कब से माना गया है? तो हिंदी गद्य का जो सूत्रपात है वो माना गया है 1850 से। किससे? 1850 से, भारतेंदु युग से। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ेंगे। अगला है आधुनिक काल के लिए इनमें से कौन सा नाम दिया गया है? आधुनिक काल के लिए इनमें से कौन सा नाम दिया गया है? तो इनमें से जो नाम दिया गया है वो दिया गया है, सॉरी नाम नहीं दिया गया है, तो वो है सामयिक काल। बाकी गद्य काल, आधुनिक काल और वर्तमान काल ये आधुनिक काल के नाम हैं। ठीक है, चलिए अगला है 84 इनमें से आधुनिक काल की समय सीमा क्या है? तो इनमें से जो आधुनिक काल की समय सीमा है वो 1843 के बाद है, क्योंकि 1843 1850 से क्या हो गया था बेटा? भारतेंदु युग चालू हो गया था। तो आधुनिक काल जो है वो 1843 से माना जाता है। ठीक है, इसके बाद है 85। ठीक है, तो 252 वैष्णव की वार्ता ये जो लिखी है ये गोकुलनाथ ने लिखी है। ये आप लोग आदिकाल वगैरह में इसको पढ़ चुके होंगे। ठीक है, जब इतिहास पढ़ते हैं तो। इसके बाद है 86 84 वैष्णव की वार्ता। तो ये भी हमारी किसकी है बेटा? एक मिनट, 85 252 वैष्णव की वार्ता इसके कौन है? तो 252 वैष्णवन की वार्ता इसके गोकुलनाथ हो जाएंगे। चलिए इसके बाद 84 वैष्णव की वार्ता, तो इसके जो हैं वो हो जाएंगे विट्ठलनाथ। कौन हो जाएंगे? विट्ठलनाथ। ठीक है, चलिए आगे है श्रृंगार रसमंडन। श्रृंगार रसमंडन ग्रंथ के रचयिता का नाम क्या है? तो जो श्रृंगार रसमंडन है इसके जो रचनाकार हैं वो कौन है? विट्ठलनाथ है ना। देखिए बैठे बैठे क्या करोगे? तो बैठे बैठे श्रृंगार करोगे, और क्या हो सकता है। ठीक है, तो 88 आगे है इनमें से कौन सी पुस्तक ब्रज भाषा गद्य में लिखी गई है? तो भक्तमाल, भारत भारती या पाहुण दोहा। तो ये तो मेरे ख्याल से सबको आता होगा। इसकी जो रचना इसका जो आंसर होगा ये है भक्तमाल। ब्रज भाषा गद्य में कौन सी लिखी गई है? तो वो लिखी गई है बेटा भक्तमाल लिखी गई है। ठीक है, अगला है अष्टयाम के रचनाकार। अष्टयाम का रचनाकाल क्या है? तो अष्टयाम का जो रचनाकाल है वो है बेटा 1603 ईस्वी। कौन सा है? 1603 ईस्वी। ठीक है, इसके बाद है 90 चंद छंद वर्णन की महिमा के रचयिता कौन है? तो ये भी आप लोग भली भांति जानते होंगे। जब चंद छंद वर्णन की महिमा आ जाए, तो महिमा गाने के लिए आ जाए, तो वो सब लोग गाते हैं किसकी? गंगा की। तो यहाँ पर 90 का हो जाएगा गंग कवि। ठीक है, अगला है 91 भाषा योग वशिष्ठ के रचयिता का नाम क्या है? तो भाषा योग वशिष्ठ के जो रचयिता हैं वो हैं राम प्रसाद निरंजनी। भाषा योग वशिष्ठ के जो रचयिता हैं वो हैं निरंजनी। ठीक है, 91 का क्या हो जाएगा बेटा? डी हो जाएगा। चलिए आगे हम बढ़ेंगे और 91 के बाद हम पहुंचेंगे कहाँ पर? 92 प्रेम सागर की रचना किस लेखक ने हिंदी में की? तो देखिए प्रेम सागर की जो रचना है वो वास्तविकता में किसने की? तो वो की है लल्लू लाल ने। किसने की है? लल्लू लाल ने प्रेम सागर की रचना की है। इसके बाद है 93 भाषा योग वशिष्ठ का रचनाकाल इनमें से क्या है? तो देखिए भाषा योग वशिष्ठ का जो रचनाकाल है वो है 18वीं शताब्दी या 18वीं सदी। यदि कोई आपसे सती में पूछता है तो 18वीं सदी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है 94 सर सैयद अहमद खां की भाषा
नीति का विरोध हिंदी के किस लेखक ने पुरजोर ढंग से किया? तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र। सर सैयद अहमद खां की भाषा नीति का विरोध हिंदी के किस लेखक ने पुरजोर ढंग से किया? तो वो है भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया। अगला है 95, उर्दू के समर्थक फ्रांस के विद्वान कौन थे? उर्दू के समर्थक और फ्रांस के विद्वान थे तो वो थे गौरसादा तासी। ये तो आपने सबसे पहले ही पढ़ लिया होगा। ठीक है, चलिए अगला है राजा भोज का सपना पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो राजा भोज का सपना इस पुस्तक के लेखक जो हैं वो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद हैं। कौन हैं? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद हैं। ठीक है, इसके बाद है 97, इतिहास तिमिरनाशक, इम्पोर्टेंट है। इतिहास तिमिरनाशक पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? तो इतिहास तिमिरनाशक और राजा भोज का सपना ये दोनों ही राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद के द्वारा लिखी गई हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए तिमिरनाशक मतलब तिमिर का नाश, अंधकार का नाश कौन करता है? रात में तारे ही तो करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे और हम पढ़ेंगे मानव धर्मसार पुस्तक के रचयिता का नाम क्या है? मानव धर्मसार पुस्तक के रचयिता का नाम क्या है? तो वो हैं राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, यानी बी नंबर इसका भी क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है 99 का, प्रजा हितैषी नामक पत्र आगरा से किसने लिखा था? ठीक है, प्रजा हितैषी नामक पत्र आगरा से किसने लिखा था? तो प्रजा हितैषी जो है वो हमने पहले ही आपको बता दिया है कि प्रजा का हित कौन चाहेगा? तो राम के छोटे भाई राजा लक्ष्मण सिंह। ठीक है, तो 99 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला है हमारे मत में हिंदी और उर्दू दो बोली न्यारी न्यारी हैं, यह कथन किस लेखक का है? तो यह कथन जो है हमारे मत में हिंदी और उर्दू दो बोली न्यारी न्यारी हैं, ये कथन है राजा लक्ष्मण सिंह का। किसका कथन है? राजा लक्ष्मण सिंह का ये कथन है। चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला जो है वो है पंजाब में उर्दू का विरोध। अच्छा, 101 नंबर का क्वेश्चन आ चुका है, तो आप सभी से निवेदन है कि जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे जब भी हम अपनी वीडियो बनाएं आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और साथ में एक सूचना आपके लिए और है कि 99 में आपको इकाई 12 से लेकर के इकाई 20 तक की PDF दी जा रही है। ठीक है, ये MP-TET वर्ग 1 के लिए है और MP-TET वर्ग 2 वालों के लिए हम बिल्कुल वीडियो लाएंगे और उनको न्यूज देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। पंजाब में उर्दू का विरोध करने वाले और हिंदी के समर्थक विद्वान कौन थे? ये पंजाब की बात हो रही है, तो 101 का यहाँ पर होना चाहिए नवीन चंद राय। कौन सा हो जाएगा बेटा? बी नंबर हो जाएगा नवीन चंद राय। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। फ्रेडरिक पिनकाट भारत में किस भाषा के समर्थक थे? फ्रेडरिक पिनकाट भारत में किस भाषा के समर्थक थे? तो ये जो थे वो थे बेटा हिंदी के, है ना। लॉजिक वाली बात है, यहाँ तो आपको हिंदी वाले पढ़ रहे हैं तो हिंदी आराम से आपको लगाना है। अगला क्वेश्चन है 103, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार प्रसार सर्वप्रथम किस प्रांत में हुआ था? तो ये तो आप लोग कभी भी बता सकते हो कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार प्रसार सर्वप्रथम बंगाल में हुआ था। कहाँ हुआ था भैया? बंगाल में हुआ था। ठीक है, तो 103 का क्या हो जाएगा? सी। आगे बढ़ेंगे हम और अगला जो है वो है प्रार्थना समाज की स्थापना इनमें से किसने की? प्रार्थना समाज की स्थापना, तो ध्यान रखना प्रार्थना की बात करें तो हमें किसकी प्रार्थना करनी है? केशव जी की, तो यहाँ पर केशव चंद्र सेन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है ब्रह्म समाज के संस्थापक इनमें से कौन थे? तो ब्रह्म समाज के जो संस्थापक थे वो थे राजा राममोहन राय। कौन थे? राजा राममोहन राय। डी नंबर सही हो जाएगा। अगला है 106, प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई थी? अभी प्रार्थना समाज हमने पढ़ लिया है
हमने 104 नंबर पे पढ़ा था। प्रार्थना समाज के जो स्थापना की है वो किसने की है? केशव चंद्र ने। लेकिन कब की है ये भी आपको बताना है। तो ये है 1867 में। कहाँ पर? सॉरी, कब? 1867 में। तो यहाँ पर सी नंबर हो जाएगा। ठीक है। अगला है, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो यहाँ पर हो जाएगा स्वामी दयानंद। कौन हो जाएंगे? स्वामी दयानंद के द्वारा आर्य समाज की स्थापना या संस्थापना की गई थी। आगे बढ़ेंगे और 108 नंबर पर पहुँचेंगे। यहाँ आपको कुछ जोड़ियाँ बनानी हैं, तो कृपया करके 108 नंबर की जोड़ियाँ बनाएं। ठीक है। तो देखिए, आर्य समाज हमें सबसे ज़्यादा पता है। तो आर्य समाज की जो स्थापना की थी वो किसने की थी? देखिए, अब राजा राम मोहन राय ने तो नहीं की थी, केशव चंद्र सेन ने किसकी की थी? प्रार्थना समाज की। तो सी का चौथा देख लीजिए, सी का चौथा इधर तो है नहीं, सी का चौथा इधर पहले में है, यानी यहाँ पहला हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 109 नंबर पर। और 109 नंबर का क्वेश्चन है कि भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी के कार्य को आगे बढ़ाने का श्रेय किसको है? तो यहाँ पर जो है वो है श्रीमती एनी बेसेंट को। किसको? श्रीमती एनी बेसेंट को। बी नंबर आपका सही है। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी के कार्य को आगे बढ़ाने का श्रेय किसको है? श्रीमती एनी बेसेंट को। अगला है 110 नंबर, बनारस सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना का श्रेय किसको जाता है? बनारस सेंट्रल हिंदू कॉलेज संस्था जो बनी हुई है उसका श्रेय किसको जाता है? तो यहाँ जो सही हो जाएगा वो भी श्रीमती एनी बेसेंट को जाता है। ठीक है। चलिए अगला है, आधुनिक काल का जनक किस लेखक को कहा जाता है? आधुनिक काल का जो जनक है वो कहा जाता है भारतेंदु हरिश्चंद्र को। ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, सत्यार्थ प्रकाश के रचयिता कौन है? इसको आप इम्पोर्टेंट समझना। और सत्यार्थ प्रकाश के जो हैं, जो सत्य होगा उसके अंदर दया होगी, यानी सत्यार्थ प्रकाश के जो रचयिता हैं वो कौन से हैं? दयानंद सरस्वती हैं। क्लियर है। अगला है, आर्य समाज की स्थापना कहाँ हुई थी? तो 113 का जो यहाँ हो जाएगा वो हो जाएगा डी, बम्बई में। कहाँ हुई थी बेटा? बम्बई में। आर्य समाज की स्थापना कहाँ हुई थी? तो बम्बई में। हिंदी प्रचार में अगला क्वेश्चन है, हिंदी प्रचार में इनमें से किस संस्था का योगदान सर्वाधिक रहा है? हिंदी प्रचार में इनमें से किस संस्था का योगदान सर्वाधिक रहा है? तो वो रहा है आर्य समाज का। कौन सी समाज का? आर्य समाज का जो स्थान है वो क्या रहा है? सर्वाधिक रहा है। ठीक है। चलिए 114 के बाद हम पहुंचते हैं 115 पर। कहाँ पहुंचते हैं? 115 पर। ठीक है। भारतेंदु युग की समय सीमा इनमें से क्या है? भारतेंदु युग की समय सीमा आपको बतानी है, तो वो हो जाएगा हमारा 1857 से 1900, 1857 से 1900। ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन भार कब से संभाला था? ठीक है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन भार कब से संभाला था? तो 116 का जो है वो हो जाएगा 1903 से। कब से? 1903 से। ठीक है। अगला है, भारतेंदु जी का जीवन काल कुल कितने वर्ष का था? तो देखिए, भारतेंदु जी का जो जीवन काल था वो था मात्र 35 ईयर का, यानी कि 35 वर्ष ये जिंदा रहे थे। ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। इनमें से पंडिताउपन किस लेखक की भाषा में शुक्ल जी ने माना है? इनमें से पंडिताउपन किस लेखक की भाषा में शुक्ल जी ने माना है? तो यहाँ जो सही आंसर है वो हो जाएगा सदा सुखलाल। किसमें? पंडिताउपन किसकी रचनाओं में माना है? सदा सुखलाल की रचनाओं में माना है। ठीक है। अगला है, हिंदी साहित्य को नवीन विषयों की ओर प्रवृत्त करने का श्रेय किस लेखक को दिया गया? तो यहाँ पर 119वां क्वेश्चन है और इसका आंसर है भारतेंदु। कौन सा आंसर है?
भारतेंदु। हिंदी साहित्य को नवीन विषयों की ओर प्रवृत्त करने का श्रेय किस लेखक को दिया गया? भारतेंदु को। ठीक है। अगला है तरनि तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाए, पंक्ति किस कवि की है? तो यहाँ पर जो सही हो जाएगा ये किसकी है? भारतेंदु की है। तरनि तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाए, किसकी पंक्ति है? भारतेंदु जी की। ठीक है। अगला है इनमें से कौन सी प्रवृत्ति भारतेंदु काल की है? इनमें से कौन सी प्रवृत्ति भारतेंदु काल की है? तो वो है समस्या पूर्ति। कौन सी प्रवृत्ति बेटा? समस्या पूर्ति। बी नंबर आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला है यह ब्यारी तबय बदलेगी, कछु पपीहा जब पूछी है पीऊ कहाँ। यहाँ यह पंक्ति किस कवि की है? तो ये जो पंक्ति है बेटा यह है प्रताप नारायण मिश्र की। किसकी है? प्रताप नारायण मिश्र की। 122 का यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी नंबर सही हो जाएगा। अगला है 123 समस्या पूर्ति सर्वस्व नामक ग्रंथ के लेखक हैं। तो भाई समस्या पूर्ति सर्वस्व नामक ग्रंथ के लेखक कौन हैं? तो यहाँ 123 का हो जाएगा अंबिका दत्त व्यास। कौन है? अंबिका दत्त व्यास हैं। ठीक है। आगे बढ़ेंगे 124वें क्वेश्चन पर चलेंगे और 124वां क्वेश्चन जो है वो आपको यहाँ पढ़ लेना है और 1-2 इसमें देख लीजिए आप। ठीक है। तो देखिए सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जो हैं वो छायावादी हैं, प्रयोगवादी हैं, भारतेंदु युग वाले हैं या द्विवेदी युग वाले हैं। इसके बाद सुमित्रानंदन पंत, अयोध्या सिंह उपाध्याय और प्रताप नारायण मिश्र, आप इनको देख सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कौन सा? बहुत दूर दूर हैं, चलो इनको कैसे किया जाए? हाँ ऐसे कर लेते हैं। ठीक है। चलो आशा करते हैं आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ जो है वो है आपका सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन जो अज्ञेय थे वो थे किसके? तो वो थे प्रयोगवाद के। सॉरी वो किसके थे? प्रयोगवाद के थे। इसके बाद हमारा हो जाएगा बी। तो बी जो है सुमित्रानंदन पंत जो हैं वो थे भारतेंदु युग के। किसके? भारतेंदु युग के। यानी ए का हमारा दूसरा और बी का हमारा तीसरा। ये कहाँ पर है? तो ये है हमारा सी नंबर वाले ऑप्शन में। तो यहाँ सी नंबर क्या हो जाएगा बेटा? सही हो जाएगा। ठीक है। अगला है शकुंतला नाटक के रचयिता इनमें से कौन थे? शकुंतला नाटक के रचयिता इनमें से कौन थे? तो शकुंतला की बात करें तो वो थे राजा लक्ष्मण सिंह। कौन थे? राजा लक्ष्मण सिंह। ठीक है। चलिए 125 क्वेश्चन पर थोड़ी सी न्यूज। 99 रुपये में इकाई 12 से लेकर के इकाई 20 तक की PDF आपको दी जा रही है। यदि आपको चाहिए तो आप इस नंबर पर हमको मैसेज कर सकते हैं। ठीक है। पेमेंट करके 99 रुपये और स्क्रीनशॉट भेज दीजिए। 2 मिनट के अंदर ही आपके पास सारी PDF पहुंच जाएंगी। ठीक है। आगे बढ़ेंगे हम बेटा। शकुंतला नाटक किसका है? राजा लक्ष्मण सिंह का है। अगला है फिर से एक यहाँ पर जोड़ियाँ मिलाने के लिए आया है। अब आपको यहाँ पर मिलाना है भारतेंदु की रचना कौन सी है? भारतेंदु की रचना कौन सी है? तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि जो भारतेंदु की रचना है वो है अंधेर नगरी। कौन है? अंधेर नगरी। इसके बाद जयशंकर प्रसाद की कौन सी है? तो जयशंकर प्रसाद की जो हो जाएगी वो हो जाएगी स्कंदगुप्त। कौन सी हो जाएगी? स्कंदगुप्त। इसके बाद मोहन राकेश की जो रचना है वो है आषाढ़ का एक दिन और लक्ष्मी नारायण की कौन सी हो जाएगी? मादा कैक्टस। ठीक है। चलिए आगे हम बढ़ेंगे और 127 इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा सी वाला। ठीक है। अगला है नीति विनोद के रचयिता का क्या नाम है? नीति विनोद के रचयिता का क्या नाम है? तो यहाँ पर जो आपका सही होगा वो हो जाएगा कौन सा? ए नंबर गोविंद गिल्ला भाई। गोविंद गिल्ला भाई। चलिए आगे बढ़ेंगे। वे प्राचीन और नवीन का योग इस ढंग से करते थे कि कहीं से जोड़ नहीं जान पड़ता था। भारतेंदु युग के कवियों के विषय में यह टिप्पणी किसकी है? तो ये जो टिप्पणी है बेटा ये है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। किसकी? आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है। ठीक है। इसके बाद है 129 भारत 12 मासा के रचयिता इनमें से कौन है?
भारत बारहमासा के जो रचयिता हैं वो हैं राधा कृष्णदास। कौन है? राधा कृष्णदास। ठीक है। अगला है जगन्नाथ दास रत्नाकर के काव्य गुरु इनमें से कौन थे? तो जगन्नाथ दास रत्नाकर के काव्य गुरु जो थे वो थे नवनीत चतुर्वेदी। कौन थे बेटा? नवनीत चतुर्वेदी। 130 का ये हमारा सही हो जाएगा। इसके बाद है मध्य प्रदेश की विजय राघवगढ़ रियासत के राजकुमार इनमें से कौन थे? तो 131 का हो जाएगा ठाकुर जगमोहन सिंह। ठाकुर जगमोहन सिंह, सी नंबर हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला है 132 हो होरी किसकी काव्य कृति है? तो हो होरी जो है वो है बेटा अंबिका दत्त व्यास की। किसकी है? अंबिका दत्त व्यास की। अगला है लोकोक्ति शतक के रचयिता कवि का नाम बताइए। तो लोकोक्ति शतक जो लिखी है वो लिखी है प्रताप नारायण मिश्र ने। किसने? प्रताप नारायण मिश्र ने। चलिए आगे हम बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर आप लोग बार बार ट्रिक के लिए ना रहें। ठीक है, ट्रिक हमेशा नहीं मिल पाती है, जिसमें आपको मिलेगी मैं तुरंत बताते जाऊँगा। ठीक है। कानपुर के रसिक समाज से किस कवि का संबंध था? कानपुर के रसिक समाज से किस कवि का संबंध था? तो वो था प्रताप नारायण मिश्र का। किसका? प्रताप नारायण मिश्र का। ठीक है। अगला है 135 ऋतु संहार एवं मेघदूत का ब्रजभाषा काव्य में किसने अनुवाद किया? तो वो किया है जगमोहन ने। किसने किया है? जगमोहन ने। कालिदास की रचनाएं हैं ऋतु संहारम मेघदूतम। तो भाई ऋतु संहार एवं मेघदूत का ब्रजभाषा काव्य में किसने अनुवाद किया? तो वो किया है जगमोहन ने। ठीक है। अगला है 136 नागरी नीरद नामक साप्ताहिक पत्र के संपादक कौन थे? नागरी नीरद नामक साप्ताहिक पत्र के संपादक कौन थे? तो वो थे हमारे बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। यानी 136 का यहाँ आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला है हिंदी नवजागरण को हिंदू जाति का नवजागरण किस आलोचक ने माना है? हिंदी नवजागरण को हिंदू जाति का नवजागरण किस आलोचक ने माना है? तो वो है रामविलास शर्मा। कौन है बेटा? रामविलास शर्मा। आगे हम बढ़ेंगे 138 पर देखेंगे भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र ने कुल कितनी काव्य कृतियों का सृजन किया है? तो यहाँ पर जो हो जाएगा बेटा वो हो जाएगा 70। कितना हो जाएगा? 70। आगे बढ़ेंगे और अगला है कौन सा हिंदी कवि अब्र उपनाम से उर्दू में कविता लिखता था? तो 139 का हो जाएगा कौन सा? प्रेमघन। कौन सा? प्रेमघन। देखिए आप सभी को बता दूं, यदि आपको उपनाम और उपाधियां का पता करना है तो प्लेलिस्ट में जाएं और वहां से उपनाम और उपाधियों की वीडियो को देख लें। चलिए आगे है 140 बिहारी के दोहों का कुंडलियों में विस्तार इनमें से किस कवि ने किया है? तो वो किया है अंबिका दत्त व्यास ने। विस्तार किया किसने? व्यास ने। अगला है 141 कुब्जा पचीसी किस कवि की रचना है? तो बेटा जो कुब्जा पचीसी है वो नवनीत चतुर्वेदी की रचना है। किसकी है? नवनीत चतुर्वेदी जी की रचना है। आगे है इन उपन्यासकारों को आरोही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो मैं डायरेक्ट इसका आंसर आपको बता देता हूँ। सबसे पहले जयशंकर प्रसाद, उसके बाद प्रेमचंद्र, फिर देवकीनंदन खत्री और इसके बाद श्रीनिवास दास। ठीक है। चलिए बी नंबर सही हो जाएगा, सॉरी सी नंबर सही हो जाएगा। श्रीनिवास दास है, सॉरी श्रीनिवास दास, देवकीनंदन खत्री, प्रेमचंद और जयशंकर प्रसाद। ठीक है, ये है आरोही क्रम। ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। इनमें से कौन से संकलन का संपादन डॉक्टर शंभुनाथ सिंह ने किया है? तो इनमें से कौन सा संकलन है जो जिसका संपादन डॉक्टर शंभुनाथ ने किया है? तो वो है नवगीत अर्धसती। कौन सा है? नवगीत अर्धसती है। इसके बाद है 144 हाइकू 1999 संकलन का संपादन किसने किया है? तो हाइकू 1999 संकलन का संपादन ये किया है बेटा डॉक्टर कमलेश भट्ट ने। किसने किया है? डॉक्टर कमलेश भट्ट ने। 144 का हो जाएगा
ए नंबर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अब है थोड़ा सा न्यूज़ देने का समय। इकाई 12 से लेकर के और इकाई 20 तक PDF आपको मिल रही है मात्र 99 रुपये में। 700 प्लस MCQs हैं, 700 प्लस MCQs हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना, इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हो या मैसेज कर सकते हो, पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज देंगे, व्हाट्सएप पे आपको तुरंत ही PDF प्राप्त हो जाएगी। अगला है शकुंतला माथुर किस वर्ग में आने वाली कवयित्री हैं? तो शकुंतला माथुर जो हैं वो प्रयोगवादी कवयित्री हैं। कौन सी? प्रयोगवादी। अगला है इन रचनाओं में कौन सी सबसे पहले लिखी गई है? कामायनी, पल्लव, साकेत या परमिल? तो ये जो है वो है पल्लव। सबसे पहले कौन सी लिखी गई है? पल्लव। ठीक है, अगला है 147 कौन सी कृति विरह काव्य है? तो कौन सी कृति विरह काव्य है बेटा? तो आंसू। वैसे भी देखिए आंसू से लग रहा है कि इसमें क्या होगा? विरह होगा। ठीक है, कौन सी रचना हरिवंश राय बच्चन की नहीं है? तो मधुबाला, इसके बाद प्रभात फेरी, मधुबाला, प्रभात फेरी। अब जो यहाँ होगा वो होगा बेटा प्रभात फेरी जो है वो हरिवंश राय बच्चन की नहीं है। प्रणय पत्रिका, बुध और नाचघर, ये सब किसकी हैं? हरिवंश राय बच्चन की हैं, लेकिन प्रभात फेरी हरिवंश राय बच्चन की नहीं है। ठीक है, इसके बाद है 149 इनमें से प्रसाद का गीति काव्य कौन सा है? तो प्रसाद का जो गीति काव्य है बेटा वो है लहर। कौन सा है? लहर। अगला है 150 सुभद्रा कुमारी चौहान की कौन सी कविता का अत्यंत लोकप्रिय हुई? सुभद्रा कुमारी चौहान की कौन सी कविता अत्यंत लोकप्रिय हुई? तो सब लोग जानते हैं झांसी की रानी। अगला जो क्वेश्चन है वो है 151 मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक, यह जो पंक्ति है ये किस कवि की है? तो ये जो है ये है बेटा माखनलाल चतुर्वेदी जी की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। देश प्रेम वह पुण्य क्षेत्र है, अमल असीम त्याग से विलसित, यह पंक्ति इनमें से किस कवि की है? तो 152 का यहाँ पर हो जाएगा राम नरेश त्रिपाठी। देश प्रेम वह पुण्य क्षेत्र है, अमल असीम त्याग से विलसित, यह पंक्ति इनमें से किस कवि की है? तो यह है राम नरेश त्रिपाठी जी की। अगला है हाइकू कविता में कितनी पंक्तियाँ होती हैं? तो हाइकू कविता में 3 पंक्तियाँ होती हैं। कितनी? 3 पंक्तियाँ होती हैं। अगला है अनघ नाटक के रचयिता कौन हैं? तो अनघ जो नाटक है उसके जो रचयिता हैं वो हैं मैथिली शरण गुप्त। कौन है? मैथिली शरण गुप्त। ठीक है, अगला है रामधारी सिंह दिनकर ने D.H. लॉरेंस की कविताओं का अनुवाद किस नाम से किया है? तो रामधारी सिंह दिनकर ने D.H. लॉरेंस की कविताओं का अनुवाद किस नाम से किया है? तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा बेटा आत्मा की आँखें। किसका? आत्मा की आँखें। चलिए आगे बढ़ेंगे। 156वां क्वेश्चन है इनमें से कौन सा पात्र उर्वशी का है? इनमें से कौन सा पात्र उर्वशी का है? तो जो सुकन्या है ये उर्वशी का पात्र हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। त्रिशूल इनमें से किस कवि का उपनाम था? तो हम पहले ही आपको ये बता चुके हैं, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। ठीक है, चलिए अगला है 158 कौन सी कृति सबसे पहले लिखी गई है? अब यहाँ पर कुछ पंक्तियाँ दे दी गई हैं और इसमें आपको पहली बताना है। तो पहली है प्रिय प्रवास। कौन सी है? प्रिय प्रवास जो है वो पहले लिखी गई है इन चारों की अपेक्षा। अगला है अयोध्या सिंह उपाध्याय द्वारा रचित रीति ग्रंथ का नाम क्या है? तो यहाँ पर रस रत्नाकर जो है वो अयोध्या सिंह उपाध्याय द्वारा रचित रीति ग्रंथ है। इसके बाद है 160 नंबर चांद का मुँह टेढ़ा, ये किसका काव्य संकलन है? तो ये जो है ये है मुक्तिबोध का चांद का मुख
टेढ़ा यानी गजानन माधव मुक्ति बोध। ठीक है। 161वां है, ब्रह्म राक्षस नामक कविता के रचयिता का नाम क्या है? तो ब्रह्म राक्षस ये गजानन माधव मुक्ति बोध हैं। अगला है, इनमें से कौन सी कृति अज्ञेय की नहीं है? तो इनमें से भूरी भूरी खाकदूल जो है वो अज्ञेय जी की नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते हैं अब, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो रहा है और अभी हम लोगों को बहुत आगे तक करना है। ठीक है, चलिए, अगर आज भी नहीं हो पाएगा तो ये आपका पूरा PDF करा दिया जाएगा। निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित करते हुए सही विकल्प का चयन कीजिए। तो 163 का यहाँ हो जाएगा आपका संसद से सड़क तक धूमिल, ये तो सबको याद होगा। तो यहाँ सी का चौथा देखिए भैया, तो सी का चौथा दो में है, एक तो सी में है और दूसरा डी में है, एक तो सी में है और दूसरा डी में है। तो अब ये वाले तो हमारे गए। ठीक है, चलो इनको हटा दो। अब अगली देखिए आप रचना, तो अगली हम देखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नाश और निर्माण। तो नाश और निर्माण ये किसकी है? गिरिजा कुमार माथुर की है। गिर गया तो निर्माण करा दिया, गिर गया तो निर्माण करा दिया। तो यहाँ पर फिर बी का पहला तो केवल सी में है, यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। अंधेरे में नामक प्रसिद्ध कविता के रचयिता कौन हैं? अंधेरे में, तो ये जो है अंधेरे में कौन है? मुक्त हैं। अंधेरे में कौन है? मुक्त हैं, यानी मुक्ति बोध जी हैं। 164 का बी हो जाएगा। अगला है, हिंदी का प्रतिनिधि गजलकार किस कवि को माना जाता है? तो ये तो आप पढ़ चुके हैं। कहाँ पढ़ चुके हैं? दुष्यंत कुमार को पढ़ चुके हैं। ठीक है, कहा तो था चिरागा, है ना। आगे बढ़ेंगे, और शिलापंख चमकीले किस कवि की रचना है? तो 166 का यहाँ पर शिलापंख चमकीले ये गिरिजा कुमार माथुर जी की रचना है। किसकी? गिरिजा कुमार माथुर जी की रचना है। अगला है 167, इनमें से कौन सी कृति धर्मवीर भारती की नहीं है? इनमें से कौन सी कृति धर्मवीर भारती की नहीं है? तो 167 में हम आपको बता दे रहे हैं कि जो सही है वो असाध्य वीणा धर्मवीर भारती की नहीं है, जबकि 7 गीत वर्ष, अंधा युग और कनुप्रिया किसकी हैं? धर्मवीर भारती की हैं। अगला है, कुआनो नदी किस कवि की रचना है? तो कुआनो नदी जो है वो है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की। किसकी है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, और अगला है, संशय की एक रात का कथानक किससे संबंधित है? तो संशय की एक रात का जो है वो है राम कथा से। किससे? राम कथा से। अगला है, इनमें से नरेश मेहता की रचना कौन सी नहीं है? तो इनमें से नरेश मेहता की जो है वो संशय की रात है, अरण्या है, महाप्रस्थान है, लेकिन गर्म हवाएं ये नरेश मेहता की रचना नहीं है। ठीक है। अगला है, चक्रव्यूह एवं आत्मजयी नामक कृतियों का रचनाकार कौन है? तो चक्रव्यूह और आत्मजयी नामक कृतियों का रचनाकार तो कुंवर नारायण हो जाएंगे। बी नंबर हमारा सही हो जाएगा। ठीक है। अगला है, तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ? तो तार सप्तक का प्रकाशन 1943 में हुआ था, ये आपको याद कर लेना है। इनमें से कौन सा कवि तार सप्तक का कवि नहीं है? तो इनमें से जो कौन सा कवि है? केदारनाथ जो हैं वो तार सप्तक के कवि नहीं हैं। ठीक है। अगला है, भवानी प्रसाद मिश्र की कविताओं को किस सप्तक में स्थान मिला है? तो भवानी प्रसाद मिश्र की कविताओं को दूसरे सप्तक में, किस में बेटा? दूसरे सप्तक में स्थान मिला है। ठीक है, तो यहाँ बी नंबर हमारा सही हो जाएगा। अगला है, दूसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ था? तो देखिए, दूसरा सप्तक 1951 में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, सी नंबर सही हो जाएगा। अगला है, शमशेर बहादुर सिंह किस सप्तक के कवि हैं? तो शमशेर बहादुर सिंह जो हैं
वो दूसरे सप्तक के कवि हैं। ठीक है, अगला है तीसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो तीसरे सप्तक का प्रकाशन वर्ष है वो है 1959। ठीक है, अगला है प्रतीक पत्रिका के संपादक कौन थे? तो 178 का जो है वो है अज्ञेय जी। प्रतीक पत्रिका के संपादक कौन थे? तो अज्ञेय जी थे। ठीक है, अगला है इनमें से कौन सी विशेषता नई कविता की नहीं है? तो इनमें से कौन सी विशेषता है जो नई कविता की नहीं है? वो है हमारी मार्क्सवादी दर्शन। कौन सी? मार्क्सवादी दर्शन नई कविता की विशेषता नहीं है। डी आपका सही हो जाएगा। कोसवत सिमटी रहे यह चाहती नारी, खोल देने लूटने का पुरुष अधिकारी। ये पंक्तियाँ किस कवि की हैं? तो ये पंक्तियाँ जो हैं वो अज्ञेय जी की हैं। अज्ञानी थे, यही ऐसी बात कह सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला है आह मेरा श्वास है उत्तप्त, धमनियों में उमड़ आई है लहू की धार, तुम कहाँ से नारी। ये पंक्तियाँ किस कवि की हैं? तो ये पंक्तियाँ भी अज्ञानी बाबा की हैं। किसकी? अज्ञानी बाबा की। तुम कहाँ से नारी। ठीक है, अगला है 182 देवता अब इन प्रतीकों के कर गए हैं कूच, कभी वासन अधिक घिसने से मुलम्मा छूट जाता है। इन पंक्तियों का मूल मतव्य क्या है, यानी मूल मतलब क्या है? तो यहाँ पर हो जाएगा पुराने शब्दों की अर्थवत्ता खो गई है। पुराने शब्दों की अर्थवत्ता खो गई है। ठीक है, चलिए अगला है ऑपरेशन थिएटर सी जोहर काम करते हुए चुप हैं। इस पंक्ति में नई कविता की कौन सी प्रवृत्ति परिलक्षित हो रही है? तो यहाँ पर हो जाएगा नवीन उपमान। कौन सा? नवीन उपमान। नई कविता पर इनमें कौन सा आरोप लगाया गया है? तो नई कविता पर इसमें नई कविता कोई दर्शन नहीं है, नई कविता अश्लीलता है, नई कविता में छंदहीनता है। ये सभी के सभी आरोप लगाए गए हैं। अगला है पंत की किस काव्यकृति को छायावाद का मैनिफेस्टो कहा जाता है? तो पंत की किस काव्यकृति को छायावाद का मैनिफेस्टो कहा गया है? तो पंत की जो कविता काव्यकृति है वो है हमारी पल्लव। कौन सी है? पल्लव। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। पंत जी के किस काव्यकृति में भाषा, अलंकार, छंद, शब्द चयन के संबंध में एक लंबी भूमिका है? तो वो है पल्लव में ही। किस में है बेटा? पल्लव में। अगला है परिवर्तन कविता का मूल स्वर क्या है? तो परिवर्तन कविता का मूल स्वर सब कुछ परिवर्तनशील है। ठीक है, डी सही हो जाएगा। हिंदी का कौन सा छायावादी कवि अरविंद दर्शन से प्रभावित होकर काव्य रचना करने लगा था? ये हमने आपको पहले भी बता दिया है कि ये थे सुमित्रानंदन पंत जी। ठीक है, अगला है स्वर्ण काव्य की रचना हिंदी के किस कवि ने की है? तो स्वर्ण काव्य की जो रचना है वो की है हरिवंश राय बच्चन जी ने। किसने? हरिवंश राय बच्चन जी ने। ठीक है, अगला है इनमें से कौन सी कृति में महादेवी की संपूर्ण कविताएं संकलित हैं? तो महादेवी की जो संपूर्ण कविताएं संकलित हैं वो हैं बेटा दीपशिखा में। किसमें? दीपशिखा में। आगे है गीत गुंज नामक काव्य संकलन किस कवि की रचना है? तो गीत गुंज जो है वो निराला जी की है। किसकी है? निराला जी की है। आगे बढ़ेंगे। इनमें से ओज और औदात्य का कवि किसे माना गया है? तो इसमें ओज और औदात्य का कवि जो है वो निराला जी को माना गया है। किसको? निराला जी को ओज और औदात्य का कवि। ठीक है, एकदम फैक्ट वाले क्वेश्चन है बेटा। इनमें से प्रसाद की कौन सी रचना गीत काव्य के अंतर्गत आती है? इनमें से प्रसाद की कौन सी रचना गीति काव्य के अंतर्गत आती है? तो यहाँ जो सही है वो है लहरा। पहले भी हम इसको शायद पढ़ चुके हैं। ठीक है, जैसे जितना मुझे याद आ रहा है।
अगला है 194, आंसू का कौन सा संस्करण रहस्यवादी भावनाओं से युक्त कर दिया गया है? तो आंसू का कौन सा संस्करण जो है वो है बी, द्वितीय संस्करण। कौन सा? द्वितीय संस्करण। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद का जनक किसे माना है? तो मुकुटधर पांडेय को छायावाद का जनक माना है। अगला है पंत की रचना रजत शिखर किस वर्ग में आएगी? तो पंत की जो रचना है वो आएगी काव्य नाटक में। किसमें? रजत शिखर जो है वो काव्य नाटक में आएगी। अगला है प्रेम और मस्ती की कविता लिखने वाले कवि इनमें से कौन हैं? तो प्रेम और मस्ती की जो कविताएं लिखी हैं वो लिखी हैं हरिवंश राय बच्चन ने। अगला है दिनकर को किस वर्ग में रखा गया है? तो दिनकर को जो है बेटा राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के कवि में रखा गया है। अगला है वैद्यनाथ मिश्र किस कवि का वास्तविक नाम है? तो वैद्यनाथ मिश्र हमने आपको बता दिया था नागार्जुन का है। उपाधि और उपनाम पढ़ोगे तो आपको मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में जाओगे वीडियो पड़ा हुआ है। अगला है 200 नंबर का क्वेश्चन है, हम दीवानों की क्या हस्ती है आज यहाँ कल वहाँ चले, यह पंक्ति किस कवि की है? तो यह जो पंक्ति है वो है भगवती चरण वर्मा की। आज यहाँ तो कल वहाँ, किससे? चरणों से ही तो चलोगे। किससे चलोगे? चरणों से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। और इसी क्वेश्चन से हमारे 200 क्वेश्चन पूर्ण हुए हैं। और मैं आपको सूचना दे दूं कि इकाई 12 से लेकर के इकाई 20 तक की PDF मात्र 99 रुपये में आपको मिल रही है। तो हमारे नंबर पर आप पेमेंट करें और साथ में स्क्रीनशॉट भेजें, 2 मिनट के अंदर आपको PDF उपलब्ध करा दी जाएगी। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। और 201 नंबर का क्वेश्चन है, 201 नंबर का क्वेश्चन है, कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, यह पंक्ति किसकी है? तो यह पंक्ति है बालकृष्ण शर्मा नवीन की। ठीक है, छोटे हैं इसीलिए कह रहे हैं कि उथल पुथल मच जाए, ऐसी कोई कविता सुनाओ। तो यहाँ हो जाएगा ए। अगला है कुकुरमुत्ता कविता किस कवि ने लिखी है? तो कुकुरमुत्ता जो कविता है वो लिखी है निराला जी ने। किसने? निराला जी ने। अगला है अबे सुनबे गुलाब में गुलाब किसका प्रतीक है? अबे सुनबे गुलाब में जो गुलाब है वो पूंजीपति का प्रतीक है। ठीक है, दिनकर की किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो ये है कौन सी बेटा? उर्वशी। कौन सी है? उर्वशी पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है। अगला है स्वानों को मिलता दूध वस्त्र भूखे बालक अकुलाते हैं को मूल भावना की दृष्टि से किस प्रकार की कविता माना जाएगा? तो ये मानी जाएगी प्रगतिवादी। कौन सी? प्रगतिवादी। अगला है 206 नंबर का क्वेश्चन है, आधुनिक मीरा के नाम से किसे जाना जाता है? तो आधुनिक मीरा के नाम से महादेवी वर्मा को जाना जाता है। अगला है प्रवासी के गीत नामक काव्य संकलन किस कवि का है? तो ये नरेंद्र शर्मा का है। किसका? नरेंद्र शर्मा का है प्रवासी के गीत। अगला है मधुशाला मधुवाला बताने की आवश्यकता नहीं है, इसका आंसर हमें कमेंट में चाहिए। अगला है 209, मतवाला और समन्वय नामक पत्रों का संपादन किस छायावादी कवि ने किया था? तो ये था निराला ने। मतवाला निराला ने किया था। इसके बाद है 210, प्रसाद की प्रथम छायावादी कृति कौन सी है? तो प्रसाद की प्रथम छायावादी कृति जो है बेटा वो झरना है। इनमें से कौन सी रचना निराला की नहीं है? तो इनमें से जो है वो शोकोच्छ्वास, वो है शोकोच्छ्वास जो है वो निराला जी की कविता, निराला जी की रचना नहीं है। अगला है बेटा 212, जूही की कली कविता का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो जूही की कली जो है वो 1916 में प्रकाशित हुई थी। अगला है जूही की कली कविता को सरस्वती संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी ने क्या आरोप लगाकर प्रकाशित करने से इनकार कर दिया था? तो वो बोला था उन्होंने कि इसमें प्रकृति पर मानवीय चेतना का आरोप है। ए नंबर जो है, ये वाला नहीं है, इसमें अश्लीलता है,
इसमें क्या है, अश्लीलता है, ये वाला आरोप लगाकर उन्होंने प्रकाशित करने से मना कर दिया था, भी सही हो जाएगा। परमात्मा की छाया आत्मा में और आत्मा की छाया परमात्मा में पड़ने लगती है, यही छायावाद है। यह परिभाषा किस आलोचक ने दी है, तो ये दी है बेटा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। ठीक है, अगला है, जब वेदना के आधार पर स्वानुभूतिमयी अभिव्यक्ति होने लगी तब हिंदी में उसे छायावाद के नाम से अभिहित किया गया। यह कथन किसका है, तो यह जो कथन है वो है जयशंकर प्रसाद जी का। किसका, जयशंकर प्रसाद जी का। अगला है, छायावाद शब्द का प्रयोग दो अर्थों में समझना चाहिए। कितने अर्थों में, दो अर्थों में समझना चाहिए। एक तो रहस्यवाद के अर्थ में और दूसरा काव्य शैली या पद्धति विशेष के व्यापक अर्थ में। यह कथन किस आलोचक का है, तो दूसरे 216 का जो है वो हो जाएगा आपका कौन सा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, अगला है, छायावाद के मूल में पाश्चात्य रहस्यवादी भावना अवश्य थी। इस श्रेणी की मूल प्रेरणा अंग्रेजी की रोमांटिक भावधारा की कविता से प्राप्त हुई थी। यह विचार किस आलोचक के हैं, तो ये जो विचार हैं वो हैं बेटा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के। इसके बाद अगला है, इनमें से कौन सी विशेषता छायावादी काव्य में नहीं है, तो इसमें से जो छायावादी काव्य में नहीं है वो है स्थूलता के स्थान पर सूक्ष्मता। स्थूलता के स्थान, सॉरी ये तो है, नहीं है पूछा है ना, हाँ तो नहीं है जो है वो है शोषण का विरोध। कौन सा हो जाएगा, शोषण का विरोध हो जाएगा। ठीक है, अगला है, विधुर उर के मृदु भावों से तुम्हारा कर नित नौ सिंगार, पूजता हूँ मैं तुम्हें कुमारी मूंद तुहरे दृग द्वार। ये पंक्तियाँ किस छायावादी कवि की हैं, तो ये हैं बेटा पंत जी की। किसकी हैं, पंत जी की। अगला है, धिक जीवन जो पाता ही आया है विरोध, धिक साधन जिसके लिए सदा ही किया शोध। उक्त पंक्तियाँ किसकी हैं, तो ये भी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की हैं। ठीक है, अगला है, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, पंक्ति किस छायावादी कवि की है, तो ये जो है वो है प्रसाद जी की, यानी जयशंकर प्रसाद जी की। अगला है, छायावाद की समय सीमा क्या मानी गई है, तो छायावाद की समय सीमा 1918 से 1936 मानी गई है। अगला है 223, इन कविताओं में से छायावाद का प्रारंभ किस कविता से मानना समीचीन है, तो वो है जूही की कली, यानी 223 का बी हो जाएगा। अगला है, जयशंकर प्रसाद की अंतिम कृति इनमें से कौन सी है, तो जयशंकर प्रसाद की अंतिम कृति जो है बेटा वो है कामायनी। कौन सी है, कामायनी। अगला है, कामायनी का प्रकाशन कब हुआ था, तो 1915 में कामायनी का प्रकाशन हुआ था। ये 14 से 20 में हमने आपको पढ़ाया है। अगला है, कामायनी का प्रकाशन 225, कामायनी में कुल कितने सर्ग हैं, ये वाला क्वेश्चन शायद हमने छोड़ दिया है। तो कामायनी में कुल कितने सर्ग हैं, तो कामायनी में जो है वो बेटा 15 सर्ग हैं, और कामायनी का जो प्रकाशन है वो 1935 है। कौन सा है, 1935 है, 1915 नहीं है। ठीक है, अब मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, आंसर थोड़े से गलत होने लगे हैं, इस वजह से हम इस वीडियो को यहीं पर ऑफ कर रहे हैं। तो आज के लिए हम विदा लेते हैं और आशा करते हैं कि आप सभी को ये पसंद आए होंगे। बाकी बहुत सारे क्वेश्चन हमारे पास थे, ठीक है, लेकिन गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है कि एकदम मन नहीं लग रहा है पढ़ाने में। तो विदा लेते हैं आप सभी से, और सबसे बस यही कहना चाहते हैं कि जो भी हमारी वीडियो को देख रहे हैं, निवेदन है सब लोग सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। आपसे देखिए हम केवल एक ही चीज़ बोलते हैं कि सब्सक्राइब कर दीजिए बस, ठीक है। और मैं बता दूं कि 12 से इकाई 20 तक 99 रुपये में PDF उपलब्ध हो रही है। सबसे सस्ती PDF हम आपको दे रहे हैं, वो भी 700 प्लस क्वेश्चन की है, और हैंड नोट्स हैं हमारे, ठीक है। तो आज के लिए हम विदा लेते हैं। जय राम जी।